एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं ये जानता था कि इस स्टोरी की गंभीरता कितनी है, क्योंकि कहा जाता था कि भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ वो शायद स्टोरी हो जाएगी। तो हर चीज़ मतलब खोज के निकालनी थी। खासकर इस किस्म के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, क्योंकि फैमिली के पास कुछ नहीं था। फैमिली के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं था, पंचनामा की कॉपी नहीं थी, उन्हें कुछ दिया गया नहीं था और वो बात करने के लिए भी शुरुआत में तैयार नहीं थे। तो ये 1.5 साल तो तुरंत मैंने वहाँ रिज़ाइन किया और मैं कई जगह कोशिश कर रहा था कि ये स्टोरी पब्लिश हो। कैरावैन मैगज़ीन में हरतोष बल और विनोद जोश दोनों ने इसकी गंभीरता भी जानी और इसकी सच्चाई भी जानी। ये बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन था, जिसमें मेरा कई बार पीछा किया गया था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी, हमले करने की कोशिश हुई थी, बहुत कुछ उस दौरान हुआ था और मेरी नौकरी भी मैंने दांव पे लगा दी थी, ये जानते हुए लगा दी थी कि अब तो मेरे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो जान का भी खतरा हो सकता है। ये जानते हुए हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज देश के हालात जिस तेजी से जिस तरफ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हम आप सभी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग हिम्मत से, बहादुरी से अपना काम जारी रखे हुए हैं और जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं, अक्सर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बड़े मीडिया आउटलेट में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, लेकिन हालात के बदलने की वजह से लोग अपने तरीके से अपनी आज़ादी को संभाल करके रखे हुए हैं। हमारी भी कोशिश इसी तरह की है कि पत्रकारिता करें, ऐसी पत्रकारिता जो हमारे कॉन्शियस को इजाजत दे और कहे कि हाँ, हमें सच बोलना चाहिए। आज इसी तरह के एक बहुत ही अहम शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं। वो है नासिक में रहने वाले सीनियर पत्रकार निरंजन तकले साहब। निरंजन तकले साहब का नाम आपने 2017 में जरूर पढ़ा और सुना होगा, जिस वक्त उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख के मर्डर केस के सिलसिले में जो जज, सीबीआई के जज जस्टिस लोया, जिनका पूरा नाम जस्टिस ब्रज गोपाल हरकिशन लोया था, उनकी मौत हुई थी और तकले साहब ने उस मौत की हकीकत बताई थी। और इस केस में, सोहराबुद्दीन शेख केस में, आज जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उसमें वो एक्यूज थे। बहुत बड़ी स्टोरी थी। उसके बाद बहुत हालात बदल गए और हालत ये हो गई कि जस्टिस लोया के बेटे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि सब कुछ निपट गया, अब हम कुछ आगे कुछ करने वाले नहीं है और जो कुछ बताया जा रहा है, सरकार का जो वर्जन है वो ठीक है। यानी पत्रकार का साथ छोड़ करके वो जान बचाने की तरफ चले गए। बहरहाल ऐसा होता है, पत्रकारों को बहुत सख्ती से गुजरना पड़ता है। अब निरंजन तकले साहब ने एक किताब लिखी है जो अंग्रेजी में पहले ही आ चुकी है, मई 2022 में, हु किल्ड जज लोया, और अब उसका हिंदी संस्करण आने वाला है। यह खुद देश की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह बात अलग है कि जिन्होंने जो उसमें उस वक्त एक्यूज थे मर्डर में, वो आज होम मिनिस्टर हैं और यह बहुत सख्त काम होता है कि जो लोग हुकूमत में हों उनके खिलाफ जाने वाली स्टोरी कोई करे। ये हिम्मत की थी तकले साहब ने। निरंजन तकले जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आपने जो ये किताब लिखी है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उस वक्त की कारवान की स्टोरी में नहीं दे सके थे और उसके बाद भी आपके सामने बहुत से फैक्ट्स आए होंगे, तभी मैं समझता हूं कि आपको किताब लिखने की जरूरत महसूस हुई होगी। वो क्या जरूरत थी, किस लिए आपने ये किताब लिखी, इसमें क्या क्या ऐसी हकीकतें हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं?
जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सालों से काम कर रहा था। और पहले मैं द वीक मैगजीन में एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मैं काम करता था एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और मैंने जानबूझकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चुना था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि लोगों को सच बताना और शैतान को शर्मिंदा करना, ये एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। और खास करके खबर वही होती है जो छप के ना आए, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ऐसी खबर ढूंढना, और ऐसी खबर ढूंढते वक्त खासकर, जैसे आपने कहा कि एक जज की हत्या का पूरा मामला था, तो ऐसा तो नहीं था कि पूरी सिस्टम खड़ी थी कि मैं अप्लाई करूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे दे देंगी। तो हर चीज मतलब खोज के निकालनी थी। खासकर इस किस्म के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, क्योंकि फैमिली के पास कुछ नहीं था। फैमिली के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं था, पंचनामा की कॉपी नहीं थी, उन्हें उन्हें कुछ दिया गया नहीं था, और वो बात करने के लिए भी शुरुआत में तैयार नहीं थे। तो ये 1.5 साल करीब इन्वेस्टिगेशन मेरा चल रहा था। 1.5 साल के बाद सारे एविडेंसेस जब मेरे पास आए, मिसाल के तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिकमेंडेशन रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, विजेरा रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट्स जब आए, और रिपोर्ट्स हाथ में आने के बाद जब उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रही थी, जिससे साफ ये पता चल रहा था कि ये मर्डर है। तो उस वक्त मैंने फैमिली से बात करना शुरू किया, और फैमिली ने मुझसे बात की। एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं ये जानता था कि इस स्टोरी की गंभीरता कितनी है, क्योंकि कहा जाता था कि भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ वो शायद स्टोरी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में मुझे मालूम था कि मुझे कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। तो मैंने जो वीडियो इंटरव्यूज भी किए थे, वो मैंने 2-2 या 3-3 कैमरे पे किए थे। जानबूझकर इसलिए किए थे ताकि कोई आगे चलकर ये ना कहे कि ये हिडन कैमरा से किया है, स्पाई कैमरा से किया है। क्यों हर मतलब दो दो कैमरे रिकॉर्ड करते थे कि मेन कैमरा लगा के खुले में ये इंटरव्यू हो रहा है। तो ये सारी एहतियात मैंने इंटरव्यूज के वक्त बरती थी। और फिर मैंने वो एक्चुअली द वीक मैगजीन के लिए काम करता था, तो द वीक मैगजीन में ये स्टोरी फाइल की थी। लेकिन 7-8 महीने वो उस स्टोरी पर बैठे रहे, और फरवरी में मैंने फाइल की थी। नवंबर में उन्होंने मुझे बताया कि हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। जब उन्होंने बताया कि पब्लिश नहीं करेंगे, तब तुरंत मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं पर्सनल जाती तौर पर उस स्टोरी के साथ कमिट हो चुका था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक दूसरी दिक्कत रहती है कि हम जब फील्ड पर साल 1.5 साल काम करते हैं, तो सैकड़ों लोगों के साथ बातें करते हैं, और एक उम्मीद उनके मन में जगा देते हैं, वो एक उम्मीद को जन्म देते हैं। तो उसके बाद वो हमसे फॉलो अप करने लगते हैं कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और ऐसी सूरत में जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, इतना समय निकल जाता है, तो उनको आशंका होने लगती है कहीं इस स्टोरी के लिए कुछ सेटलमेंट ना हो गई हो। तो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। तो तुरंत मैंने वहां रिजाइन किया, और मैं कई जगह कोशिश कर रहा था कि ये स्टोरी पब्लिश हो। कैरावैन मैगजीन में हरतोष बल और विनोद जोश दोनों ने इसकी गंभीरता भी जानी, और इसकी सच्चाई भी जानी। तो लीगल वेटिंग वगैरह, वो सब सारी प्रोसेस, फैक्ट चेकिंग सब करने के बाद ये स्टोरी द कैरावैन मैगजीन में पब्लिश हुई। अब किताब की जो बात है, एक तो बात यह है कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कितने कठिनाइयों से गुजरता है जब वो इस किस्म की एक स्टोरी करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आरटीआई से जो पेपर्स आए हैं उसके ऊपर आप स्टोरी कर रहे हो। ये बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन था, जिसमें मेरा कई बार पीछा किया गया था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी, हमले करने की कोशिश हुई थी, बहुत कुछ उस दौरान हुआ था। और मेरी नौकरी भी मैंने दांव पे लगा दी थी, ये जानते हुए लगा दी थी कि अब तो मेरे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो जान का भी खतरा हो सकता है, ये जानते हुए वो सब किया था। तो आज जो
खासकर गोदी मीडिया के दौर में लोगों का जो जर्नलिज्म से भरोसा उठने लगा है, उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि एक इस किस्म की भी किताब आनी चाहिए कि जब आप सच्चाई से जर्नलिज्म करते हो और वाकई में लोगों को सच बताने की कोशिश करते हो, तो किस दौर से कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो द लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हथकंडे अपनाए गए, सरकार ने उसमें क्या क्या किया, वो सारी बातें लोगों ने जानना जरूरी था। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो पब्लिश नहीं हुआ था, हमारी जो कैरावैन मैगजीन में स्टोरीज आई थी, वो एक चीज है जो इसमें आई है, इस किताब में है। और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स के सारे टर्म्स जो है नॉमेनक्लेचर, वो पूरा मेडिकल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन आम आदमी अगर उसको गूगल भी करेगा तो भी वो समझ पाएगा कि ये मर्डर है। दूसरी बात, मेरा एक सोर्स था, और उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18 अप्रैल को आया था, 18 अप्रैल 2018 को, और उन्होंने वो जो पिटीशन थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो खारिज की थी। उसके बाद 30 जुलाई 2018 को मेरे उस सोर्स का भी मर्डर हुआ। तो वो कई सारे लोग जानते नहीं थे और उसने ट्वीट किया था। तो मुझे लगता था कि वो भी लोगों ने जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सारी बातें थी जो मैं सोचा और उसके हिसाब से वो पूरी किताब लिखी। अंग्रेजी में ऑलरेडी आ चुकी है, मराठी में आ चुकी है, अब हिंदी में आ रही है, एक हफ्ते में आएगी वो किताब, फिर बंगाली और कन्नड़ा में भी आ रही है। अच्छा निरंजन टकले जी, आप ये बताइए कि आपको क्या जिन लोगों के खिलाफ वो स्टोरी जा रही थी, उधर से कभी आपको पोलाइटली एक्सेस करने की कोशिश की गई हो या धमकी की शक्ल में? किस तरह से? देखिए, मैं भी पत्रकार हूं, कई जगहों पे जान बचाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है और किस किस तरह से अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। आपको भी ऐसे बहुत से मौके आए होंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़ी स्टोरी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों का अब यह कहना है कि जस्टिस लोया को इसलिए खत्म किया गया ताकि और जजों पर भी ये बात क्लियर हो जाए कि आप हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्टोरी करने वाले पत्रकार को जो मुश्किलात आई होंगी, वो क्या, कुछ किस तरह की, कुछ अगर जो कुछ आप बता सकें, जो कुछ आप बताना मुनासिब समझें। जी, उनमें से कुछ बातें तो मैंने किताब में लिखी है, सारे वाकये लिखे। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब किस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि आप जानते होंगे जज लोया की हत्या नागपुर में हुई, और नागपुर तो गढ़ है, आज जो सत्ता में बैठे हैं। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के थे, वो भी नागपुर से आते हैं। नागपुर अपने आप में एक आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो जब मैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नागपुर में था, काफी सारे दिन मैं वहां पे था, उस वक्त कई बार मेरा पीछा कर रहे थे, इनफैक्ट हर रोज करते थे। हर रोज मैं जहाँ जिस होटल में रुकता था तो वहां पर आते थे, तो मुझे रोजाना होटल बदलना पड़ता था। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हर 2 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता था। 2 किलोमीटर ऑटो रिक्शा से जाओ, फिर थोड़ा सा पैदल जाओ, फिर बस में से जाओ, फिर ऑटो रिक्शा पकड़ो। तो ये बहुत कुछ वहां करना पड़ रहा था। एक बार मैं जब जज लोया के पिताजी को मिलने लातूर डिस्ट्रिक्ट में, उनका एक छोटा सा गांव है गाते गांव, वहां गया था, और मुझे याद है 25 नवंबर 2016 उस दिन मैं वहां पे था। और वहां से मैं जब वापस आ रहा था तो लातूर से उस्मानाबाद, उस्मानाबाद से पुणे, पुणे से बंबई, तो पुणे तक करीब 450 किलोमीटर तक मेरा 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी। उसमें गुंडे भरे हुए थे जो हॉकी स्टिक्स दिखा रहे थे वगैरह, वो बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त। तो वो सारा वो मैंने लिखा है। स्टोरी आने के बाद भी एक बार हमला हुआ था। बाकी जो उन लोगों का एक भक्त संप्रदाय बन चुका है, तो वो तो मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे फोन करके गाली गलौज करना, गंदे गंदे लफ्जों में ट्रोल करना,
फैमिली को ट्रोल करना, ये सारी बातें तो हो ही रही थी। तो ये सब हो रहा था। क्या आपने कभी सिक्योरिटी लेने की कोई बात सोची? नहीं, उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि एक तो बात ये थी कि ये जो स्टोरी थी, ये कई सारे पार्ट्स में आने वाली थी। तो मैंने जो फाइल किया था वो कुछ 38,000 वर्ड्स की स्टोरी फाइल की थी। पहले 2 ब्रेक्स जो आए थे, दो पार्ट्स, वो कुछ 2-3 हजार वर्ड्स के थे। तो उसके बाद और काफी सारे पार्ट्स आने वाले थे। जो कि महाराष्ट्र में मुझे लोग जानते हैं, शक्ल से भी जानते हैं। तो ये मुमकिन नहीं था कि उसके बाद मैं खुद फील्ड पे जाऊं, तो मुझे एंकर करना था उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसी सूरत में मैं कतई नहीं चाहता था कि मैं सिक्योरिटी लूं, क्योंकि फिर सिक्योरिटी मिनट टू मिनट मेरा ही रिपोर्टिंग करती थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट में वही बैठे थे जिनके खिलाफ ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो ऐसी सूरत में तो मैं मतलब माय कमिटमेंट वाज विद द स्टोरी एंड द ट्रूथ। ये बात अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी लेना खुद अपने आप में एक खतरा हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लोग वो अपने सीनियर्स को वो बताते रहते हैं और अब कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ उन्हें जैसे जैसे पता होता है वो ऐसे। अब से पहले कई ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं कि सिक्योरिटी वालों के ही हाथों क्या कुछ हो जाता है। अच्छा, आज के जमाने में अब हालांकि आपने किताब लिखी है इसी सरकार के दौर में, बल्कि उसी सरकार, मौजूदा सरकार के दौर में ही आपने वो स्टोरीज की थी। अच्छा, कारवान ने जो 2 स्टोरीज अपने यहाँ छापी, क्या उसके बाद कारवान ने भी मना कर दिया कि हम और नहीं छापेंगे, जो आप बता रहे हैं कि हमने? और कैरावान ने करीब 25 पार्ट्स पब्लिश किए अलग अलग। अच्छा। तो उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए जो मैंने कहा था कि एक पूरी टीम डिप्लॉय की गई थी। बाकी जो मतलब हम कहेंगे कि फ्रैगमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो सारी चीजें बेसिकली फर्स्ट 2 पार्ट्स में आ चुकी थी। फिर एक अलग से स्टोरी हुई थी पोस्टमार्टम के स्टाफ के ऊपर, फिर एक अलग से स्टोरी हुई थी उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज थी। उनके अकोमोडेशन जहां पर थी, जो एक वीआईपी गेस्ट हाउस है रवि भवन, तो रवि भवन और रवि भवन के स्टाफ के बारे में 1-2 पार्ट्स और थे। तो ये बाद में हो रहा था, जिसका एंकरिंग मैं कर रहा था बैठे हुए, मतलब एक जगह पर रुक के, और टीम फील्ड पे डिप्लॉयड थी। और वो मैं जो सोर्सेज बता रहा था, जो कॉन्टैक्ट्स बता रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, उसके जरिए वो आगे का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो ये तो बहुत ही और काफी मेहनत का भी काम हो गया, और उसमें आपने बहरहाल उसमें पैसा भी खर्च किया होगा, जब और लोगों को भी आपने हायर किया। तो इतने कमिटमेंट के साथ आपने ये स्टोरी की। अभी जो आपकी अंग्रेजी में किताब आई है, उससे कैसा रिस्पॉन्स है अब तक? लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसकी 5 एडिशन हो चुकी है, अभी 6th एडिशन आएगी। मराठी की 4 एडिशन हो चुकी है, उसकी 5th एडिशन आएगी, और हिंदी की 1st एडिशन आएगी। ये सारी। अच्छा, जब हम एक एडिशन की बात करते हैं तो एक एडिशन में कितनी किताबें छपती हैं? 2000 कॉपीज। 2000। तो ये बहरहाल लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग हकीकत जानना चाहते हैं। लोगों को डराया तो जाता है, लेकिन लोग हिम्मत करके किताबों के जरिए या जो भी उनको सोर्स मिलती है वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब आपको कैसा लगता है? जाहिर है आपने किताब लिखी है, क्या उसके अलावा अब भी कोई पत्रकारिता किसी के साथ, रेगुलर किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं किताबें लिखने के अलावा, या अब क्या कुछ कर पा रहे हैं? क्या हो रहा है? नहीं, नवंबर 2017 से वैसे देखे तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। किसी ने भी मुझे हायर नहीं किया। कोशिश मैंने बहुत जगह पे की थी, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। कोई पब्लिशर मेरी किताब पब्लिश करने के लिए भी तैयार नहीं था। और बात एक्चुअली ऐसी हुई कि लोया की स्टोरी करने से पहले मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी सावरकर पे, और वो वीक में पब्लिश हो चुकी थी, जिसका टाइटल था अ लैम्ब लायनाइज्ड। एक मेमना जिसे शेर की तरह प्रस्तुत किया गया,
और उनके सारी मैंने करीब 22,000 आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स निकाले थे अलग अलग जगह से, लंदन से, पेरिस से, सेल्युलर जेल के आर्काइव्स, फिर उनके कंटेम्प्ररी रेवोल्यूशनरीज जो उस वक्त जेल में थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उसमें से एक ढाका से मुझे मिली थी। तो ऐसे बहुत जगह से मैंने वो सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, जिसके बेसिस पर मैंने वो स्टोरी की थी, जिसमें उनके सारे मर्सी पिटिशंस या उन्होंने अंग्रेज वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ जो राइटिंग में एग्रीमेंट किया था कि आई विल स्पेंड माय रेस्ट ऑफ द लाइफ इन अपोजिंग गांधी, मुस्लिम्स एंड कांग्रेस, तो ये उन्होंने लिख कर उनको दिया था, जिसके बदले में उनको 60 रुपए का पेंशन शुरू किया गया था। तो वो सारी चीजें मैंने एक्सपोज की थी। उसके बाद से शायद मैं इस राइट विंग का टारगेट बन चुका था, क्योंकि उनके आइडियोलॉग के ऊपर ही वो स्टोरी आई थी। उसके तुरंत एग्जैक्टली 1 साल बाद जज लोया की स्टोरी आई। बीच में लोया की स्टोरी सबमिट करने के बाद कैरावैन में पब्लिश होने तक मैंने और एक इन्वेस्टिगेशन किया था। जब ये जो लिंचिंग का केसेस हो रही थी, तो मैं गुजरात में 6 महीने अंडर कवर एज रफीक कुरैशी रहा था, और मैं खुद कैटल ट्रेडिंग करता था, राजस्थान से कैटल परचेज करके गुजरात में लाके बेचना, और कई बार मुझे ट्रक से खींच के मारा गया था, पीटा गया था, पैसे दिखाए, फिर उनके लोगों के पास लेके गए। तो वो एक बहुत बड़ा, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन था, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ अभी। मेरी अगली किताब सावरकर पे, और उसके बाद एक रफीक कुरैशी का जो क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज का मतलब मैंने सिर्फ कपड़े पहने थे, मैंने भेस पहना था रफीक कुरैशी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, स्कल कैप पहनता था, पठानी कपड़े पहनता था, तो सिर्फ भेस मैंने बदला था। तो मैंने वो डर महसूस किया कि कितना डर है एक कम्युनिटी के लिए, उस कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी का हिस्सा बनकर जीना, ये कितना दुश्वार और मुश्किल बना के रखा है आज भारत में। वो सब मैं उस वक्त महसूस कर रहा था, और उसके बारे में भी एक मैं किताब लिखूंगा। अभी तो सावरकर की किताब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसमें मैं अक्सर हिस्टोरिकल किताबों में जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, तो वैसे रेफरेंसेस देने की बजाय मैं वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोग्राफी दे रहा हूँ। पिटीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लाइक दैट। तो अभी आपको ये तो ठीक है, आप अपनी जगह किताबें लिख रहे हैं, और आपने बहुत ही ये रफीक कुरैशी वाली जो कहानी बताई, थोड़ी सी बताइए। किताब आएगी तो इसमें क्या कुछ आएगा वो तो देखने की बात है। मुझे जब आप ये बता रहे थे तो मुझे राणा अय्यूब वाला केस जहन में आया कि राणा अय्यूब ने एक फॉरेनर बनकर के अपने बॉडी पर कैमरे लगा करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की थी, उसको भी कितना सताया गया है, उसकी किताबें आई हैं। वो बहुत ही, आप जैसे लोग हकीकत को, सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आप इतिहास बना रहे हैं। अच्छा, अब आप नई नस्ल के जर्नलिस्ट, हालांकि एक बड़ा अजीब होता है जब कभी यंगस्टर्स कहते हैं कि मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा हूं, तो फिर हमें एकदम सवाल ये आता है कि क्या वाकई ये कोई आजाद रह करके जर्नलिज्म कर पाएंगे, या जिस तरह की जर्नलिज्म हमने देखी है या और हमसे पहले लोगों ने देखी है, क्या वाकई वो ऐसा कुछ कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वो एडिटर बताएगा कि ये खबर बना के लानी है, ये खबर आप लिख दो, और बस आप एक टाइपिस्ट के तौर पर, एक लिखने वाले के तौर पर करो। अब नए पत्रकार को आप क्या कहना चाहेंगे? पर नए पत्रकार क्या करें, कहां से सच्चाई लाएं, क्या हो, कैसे आगे बात बढ़ेगी जब ये सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर गोदी मीडिया बन चुके हैं? अब कोई पत्रकारिता की गुंजाइश है क्या? जी देखिए, मैं तो कभी भी नाउम्मीद होने वाला आदमी नहीं हूं, मैं कभी निराश नहीं होता, और मेरा यकीन है इस बात में कि हेट्रेट हैज एन एक्सपायरी डेट, लव इज टाइमलेस। तो कभी ना कभी इस नफरत का, इस द्वेष जो फैलाया जा रहा है, उसका अंत तय है। नफरत पालने वाला भी थक जाता है, वो नफरत थका देती है, या नफरत उसको निगल जाती है। तो डेफिनेटली वो दौर आएगा फिर से एक बार, डेफिनेटली ये बदलेगा।
नए जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वो जर्नलिज्म में क्यों आए हैं, जी जी। पर्पस क्या है हम्म, जर्नलिज्म में आने का। हम्म, अगर जर्नलिज्म का पर्पस उनको मिल गया तो मुझे लगता है फिर से एक बार वो ईमानदारी से जर्नलिज्म करना और सच्चाई लोगों तक पहुंचाना ये शुरू हो सकता है। हम्म, अब और दूसरी बात ये भी है, मैं ये मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन को हम जो मिसालें देते हैं भगत सिंह की देंगे, सुभाष चंद्र बोस देंगे, महात्मा गांधी देंगे, उनको वो माइथोलॉजिकल फिगर्स लगती है। वो उनको यकीन ही नहीं होता कि बिल्कुल। वाकई में इस किस्म से कोई जी सकता है। हम्म, तो तो उनको वो यकीन देने के लिए आज की आज की कुर्बानियां दिखानी पड़ेगी, आज हम्म, की शहादत, आज का सैक्रिफाइस, आज का त्याग, हम्म, आज की लड़ाई, आज हम्म, का संघर्ष दिखाना पड़ेगा। तभी वो इंस्पायर होंगे। अब हम्म, वो उस पुराने एग्जाम्पल से उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। जी 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 जी, ये बहुत ही अच्छा। अभी चलते चलते मैं आपसे बात करूं कि ये मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो ये तो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने एक तरह से वो कर दी है, भगवान के सामने सब बराबर हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इस्लामी हमलों से पहले, इस्लामी हमलों से जो है वो हमारे जिंदगी के जो जो हमारे जिंदगी थी उस पर असर पड़ा। यानी उन्होंने कहा कि इस्लामी हमलों से पहले किसी आक्रांता ने हमारे रहन सहन को नहीं छेड़ा था। यानी वो पूरा सब कुछ मुसलमानों के सर पर ला करके डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ दत्तात्रेय जो हैं हंसबोले, वो हौसबोले, वो कहते हैं कि सभी हिंदू हैं। जो कोई हमारा कहता है हमारे पूर्वज भारत के थे वो भी हिंदू हैं, जिसने बीफ खा लिया है वो भी हिंदू हैं, और हमारे दरवाजे खुले हुए। तो ये जो सब हो रहा है इस वक्त, तो क्या इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे ये लोग घबरा गए हैं, या किस तरह से क्या कुछ है इस वक्त जो आरएसएस जिस तरह से करवटें बदल रही है, इसमें कहीं मौत से पहले की फड़फड़ाहट है या 2024 जीतने की तैयारी है? ये जो है एक तो है कि आरएसएस दशावतारी रावण की तरह है। हम्म, उसके 10 चेहरे हैं हम्म, और हर चेहरा अलग चीज बोलता है। लेकिन वो हर बोलने वाली हर चीज एक ही दिमाग से आ रही, हम्म, तो वो जानबूझकर कंफ्यूज लोगों को करना चाहते हैं। अब भागवत ये जो कह रहे हैं, मुझे कभी कभी तो लगता है ये क्यों कहते हैं। भागवत जो कह रहे हैं कि पंडितों ने नहीं जाति व्यवस्था, पंडितों ने निर्माण की, भगवान ने नहीं की थी। अब क्या मोहन भागवत ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है? अगर भगवत गीता अगर वो पढ़ेंगे तो भगवत गीता में ही 4 वर्णों की व्यवस्था लिखी है कि ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे और शूद्र होंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये कास्ट सिस्टम जो है, ये भगवत गीता में लिखी है। महाभारत के उदाहरण देते हैं। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट लिया था कि उसको सीखने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो आदिवासी था। कर्ण को राजा बनने से मना कर दिया था क्योंकि वो सूत पुत्र कहलाया जाता था। तो वो कास्ट सिस्टम महाभारत में थी। अब इस्लामी हमलों से इनके जीवन पर असर पड़ा अगर ऐसा कहना है, तो रामायण क्या था? रावण ने लंका से आके सीता का अपहरण किया था। हमारे नासिक में ही सीता का अपहरण हुआ ऐसा कहा जाता है। हम्म, और कैसे हुआ था? मैं तो ये बात हमेशा कहता हूं कि सीता को किस तरह फंसाया रावण ने, तो साधु के भेष में आया था। और मैं वही कहता हूं कि बिरबल अकबर की कहानी भी मैं इसलिए पढ़ता था ताकि उससे कुछ बोध लूं। तो रामायण से मैं यही बोध लेता हूं कि साधु के भेष में आने वाले हमेशा फंसाते हैं, गुमराह हम्म, करते हैं, चीट करते हैं। और रावण कौन था? इन्हीं संघ और मनु आदियों की व्यवस्था से रावण तो ब्राह्मण था। तो जाति व्यवस्था थी उस वक्त। जी जी। और रामायण खुद मनुस्मृति, और खुद मनुस्मृति जो है उसमें उसमें वर्ण व्यवस्था बताते हैं और उसी को लागू करने की ये बात भी करते हैं। अब ऐसा क्या विचलित होकर के मनुस्मृति को भी भुला करके ये बात कह दी गई, या सबको हिंदू गिनवाने के लिए आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी है ये?
नहीं, मुझे लगता है वो भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। ना तो उसका विरोध कर पाते हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं भारत जोड़ो कहना गलत है, तो उससे बौखला गए हैं। और उसको जो रिस्पांस मिला लोगों से, वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा है। जो आरएसएस इस देश में जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, हर किस्म की डिवीजन क्रिएट करना चाहती है, और वहां एक यात्रा निकली थी जो यूनाइट कर रही थी, इन सारी डिविजन्स को यूनाइट करने की बात कर रही थी। तो वो बौखला गए, अब इसका विरोध नहीं कर सकते, तो अपनी नैरेटिव को हमें कॉन्स्टेंटली बदलते रहेंगे। अब इस तरह से तो मामला वो और उलझाएंगे, और उतना उस भारत जोड़ो यात्रा का इंपॉर्टेंस, महत्व ज्यादा लोगों के ध्यान में आएगा कि ये मतलब एक हिंदू ये समझ सकता है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं, हर रोज अलग अलग किस्म की बयान देते हैं, दो लोग अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स करते हैं। अब अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र ये अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ है। अखंड भारत बनाना चाहते हैं, अब अखंड भारत में अगर बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 50% हो जाएगी यहाँ पे। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं, अखंड भारत की भी बात करते हैं। ये कंप्लीटली बौखलाए हुए हैं आज इन कुछ वजहों से। और मुझे लगता है 2024 में, क्योंकि लोग भी थक गए हैं, दिन भर किसी ना किसी की नफरत करते रहो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, दिन भर वो आदमी थका हारा जब शाम को वापस आता है दिन भर नफरत करके, तो घर वालों से भी प्यार से बात नहीं कर पाता। ये हर एक की जिंदगी में एक चिड़चिड़ापन, एक नफरत हर वक्त की। और अपने अगर इंसान अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से भी अच्छे से ना बात कर सके, तो फिर समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेंगे। ये बहुत ही अहम बात आपने कही। जनाब निरंजन तकले साहब, कोई और खास बात अगर रह गई हो किताब के बारे में जो शायद मैं ना पूछ सका हूं, अगर कुछ और बात आप कहना चाहें तो एक बात आप हमारे चैनल पे पहली बार आपने हमें समय दिया है, तो थोड़ा सा और बता दे तो शायद बेहतर रहेगा। एक बात मैं कहना भूल गया था। ये जो दिल्ली में निर्भया का मतलब वाकया हुआ था, तो उस वक्त हमने देखा कि पूरे देश में सिविल सोसाइटी रास्ते पर निकल पड़ी थी, हाथ में मोमबत्ती लेके। 600 शहरों में देश के रात भर लोग मोमबत्ती लेके चल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था, इस सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी को मालूम था कि रात को 12:30 बजे बस में उस लड़की के साथ अत्याचार करने वाला क्रिमिनल कोई पेटी क्रिमिनल है। तो वो निकल पड़े थे। जब एक जज की हत्या की बात सामने आई, तो पूरे देश में एक भी मोमबत्ती नहीं जली, क्योंकि यही सिविल सोसाइटी वो भी जानती थी कि इस हत्या के पीछे जो आदमी हो सकता है वो बहुत पावरफुल आदमी हो सकता है, तो इसके खिलाफ हम रास्ते पर नहीं उतरेंगे। तो सिविल सोसाइटी अगर इस तरह से एक कन्वीनियंट रोल प्ले करती रहेगी, तो आम आदमी को जस्टिस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और इसलिए मैंने वो भी एक वजह है इस किताब लिखने की, कि इस किताब का एक भी पन्ना पढ़ने वाले को डराता नहीं है। ये वो हर एक पन्ना उस पढ़ने वाले के मन में ये कॉन्फिडेंस देता है कि इस डर के माहौल में भी उस डर के खिलाफ खड़े रह सकते हैं और उसके खिलाफ सच्चाई के साथ काम किया जा सकता है। तो वो डर हटाने की कोशिश ये किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो डरा करके ही लोगों को दबाया जाता है। हर सतह पर जहां भी आप देखें डराने की कोशिश की जाती है। अगर आप डर गए तो कहानी खत्म, और अगर आप डट गए तो फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता। ये भी तजर्बे बताते हैं। और आपने जो ये काम किया, ये जो आपने एक बात, छोटी सी बात है। हाँ। मैं हमेशा ये बात मानता हूं और हर जगह कहता भी हूं जहां जहां जाता हूं, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं बोलने पर या कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर ही जाता है।
जी 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 तो एक जिंदा लाश की तरह जीना अगर नामंजूर है तो बोलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात कही आपने। बोलना जरूरी है अगर आप जिंदा लाश के तौर पर जीना नहीं चाहते। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी सावरकर से मुताल्लिक जो इन्वेस्टिगेटिव किताब आएगी वो भी लोग बहुत दिलचस्पी से पढ़ना चाहेंगे। और रफीक कुरैशी वाली कहानी, देखिए आपने इस गहराई में जाकर के जर्नलिज्म की है। मैं आपको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि बाकायदा आपने उस रोल में अपने आप को रख करके महसूस किया कि मुसलमान होने के क्या मानी है, किस तरह से मुसलमान अपने आप को खतरे में महसूस करता है। सिर्फ लिबास पहन के जो आपने महसूस किया, ये महसूस कराने की बात है। हमारे एक जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में, जिनको दाढ़ी रखने की वजह से मुसलमान समझ करके पिटाई हुई, वो दीपक बुंदेले, मैं उन्हें जानता हूं बैतूल से। तो ये आप लोग जो काम कर रहे हैं ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अहम है। और अगर समाज से डर खत्म करने का काम हम लोग कर लें, आप कर लें, तो ये मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन टकले साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत अहम बातें की हैं। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि हिंदी किताब आपकी तकरीबन एक हफ्ते बाद आने वाली है, आप उसे पढ़िए। और उसके बाद सावरकर के बारे में और रफीक कुरैशी बनकर के किस तरह से आपने वो जो जानवरों का कारोबार करने वाले लोगों की लिंचिंग की गई उसको नजदीक से कैसे महसूस किया, वो भी आप जरूर इंतजार कीजिए, आपकी किताब आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया टकले जी, हम आपसे फिर बात करते रहेंगे। खास तौर पर चूंकि हम कोशिश ये करते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, जब तक हम कर सकते हैं वो काम जरूर करें जो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें सिर्फ पेट भरना होता तो कोई किराना की दुकान कर लेते, पत्रकार क्यों बने थे? ये हम अपनी चॉइस से बने हैं, तो हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।